हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का जो हमारा ये वीडियो लेक्चर होगा, इसके अंदर हम बात करने वाले हैं लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 की। तो बेसिकली इस एक्ट का इंट्रोडक्शन हम देखेंगे कि इस एक्ट को क्यों पास किया गया था, क्या पर्पस था, ये किस तरीके की बॉडी है, स्टेट लेवल पर क्या है, सेंट्रल लेवल पर क्या है, इसका इंस्टीट्यूशन क्या है, मेंबर्स क्या क्या हैं, कितने हैं, कोई कमीशन बनाई गई थी तो वो क्यों बनाई गई थी, किस पर्पस से हमने इस एक्ट को पास किया, और एक लंबी जर्नी है इस एक्ट को पास करने के पीछे। तो वो जर्नी क्या है, फर्स्ट लोकपाल कौन थे, पहली बार ये टर्म कहाँ पर ओरिजिनेट हुआ, ओरिजिन क्या है, कौन सी स्टेट के अंदर ओरिजिनेट हुआ। तो ये सारी चीजें एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीजें ही आज हम इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। नेक्स्ट 2 सेशंस और आएंगे इसी एक्ट के रिलेटेड, तो जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट सेशन के अंदर लोकपाल एंड नेक्स्ट सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे लोकायुक्त और साथ में कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 ये पास किया गया था क्या करने के लिए, एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए लोकपाल और लोकायुक्ता को। तो लोकपाल को आप एस्टैब्लिश करोगे यूनियन लेवल पर एंड लोकायुक्ता को एस्टैब्लिश करोगे स्टेट लेवल पर। ठीक है, 2013 के अंदर इस एक्ट को पास किया गया था एंड ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये जो लोकपाल और लोकायुक्त है ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। दैट मीन्स हमने किसी एक स्टैट्यूट के अंदर इसको बनाया है, एस्टैब्लिश किया है, ओरिजिनेट किया है, या हम कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इसी वजह से ये क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। अच्छा, इसके बाद अब ये जो लोकपाल और लोकायुक्त है ये क्या करते हैं, तो ये क्या करने के लिए हमने इसको बनाया है, तो फंक्शन ये करते हैं या निभाते हैं ऑम्बुड्समैन का। ऑम्बुड्समैन का कॉन्सेप्ट और लोकपाल का कॉन्सेप्ट सिमिलर है, कुछ अलग नहीं है, बट टर्म्स अलग अलग हैं। जैसे हम इंडिया के अंदर लोकपाल बोलते हैं और फॉरेन कंट्री के अंदर स्वीडन बोला, और ये ऑम्बुड्समैन बोला जाता है। स्वीडन कंट्री का नाम भी मैंने बोल दिया, स्वीडन का ये कॉन्सेप्ट है और स्वीडन के अंदर इसको ऑम्बुड्समैन नाम से बोला जाता है। एंड यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, उसको लोकपाल नाम से बोलते हैं। अच्छा, ये तो हमने देख लिया फंक्शन करने के लिए ऑम्बुड्समैन का हमने इसको बनाया, लेकिन और क्या क्या, इंक्वायरी करने के लिए जो भी एलिगेशन है करप्शन के रिगार्डिंग या इसके लाइक नेचर में जो भी मैटर्स होंगे उनको इंक्वायर करना। किसके अगेंस्ट इंक्वायर कर रहे हैं हम, पब्लिक फंक्शनरी के अगेंस्ट। कोई प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट हम इंक्वायरी नहीं बैठा रहे हैं करप्शन की। जो पब्लिक अथॉरिटी में बैठा है कोई इंसान और वो करप्शन कर रहा है तो उस पर्सन के अगेंस्ट इंक्वायरी करनी है, उस पर्सन के अगेंस्ट कोई और मैटर है कुछ करप्शन से रिलेटेड, हमें उनसे डील करने के लिए मैटर्स को हमने क्या बना दिया, एक अलग सी एक बॉडी बना दी जिसका नाम है क्या, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट। लोकपाल कौन से लेवल पर है, यूनियन लेवल पर, एंड लोकायुक्ता जो है वो कौन से लेवल पर है, स्टेट लेवल पर। ये कैसी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। कब पास किया गया था ये एक्ट, 2013 में किया गया था। और साथ ही साथ मैंने ये भी बता दिया है कि लोकपाल एंड लोकायुक्त जो एक्ट पास किया गया है ये सबसे पहले ओरिजिनेट कहाँ किया गया था, ये जो कॉन्सेप्ट है, तो इस कॉन्सेप्ट को ओरिजिनेट कहाँ किया गया था, स्वीडन में किया गया था। एंड स्वीडन के अंदर इस कॉन्सेप्ट को किस नाम से बेसिकली स्टार्ट किया गया था, या सबसे पहले जब पारित किया गया था तो ऑम्बुड्समैन के नाम से। एंड इंडिया में वही सेम कॉन्सेप्ट है बट नाम चेंज कर दिया हमने, नाम क्या रखा, लोकपाल। अब इसके बाद हमें इस इंस्टीट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी, तो मैल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा था हमारे कंट्री के अंदर। एंड मैल एडमिनिस्ट्रेशन कहीं वैसे देखो तो बिल्कुल तरीके से खत्म तो वो भी नहीं हुआ है। तो मैल एडमिनिस्ट्रेशन जो है दीमक की तरह हमारा जो फाउंडेशन था हमारे नेशन का उसको खराब कर रहा था, इसीलिए हमें रोकना था। इसीलिए कोई एक ऐसी बॉडी या एजेंसी की बनाने की जरूरत थी, तो हमने क्या बनाया, लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट को पास करने की जरूरत थी, इसीलिए हम उसको लेकर आए। इसके बाद कई सारी एजेंसीज हैं जो कैसी हैं, एडवाइजरी बॉडी हैं, जिनके पास कोई इफेक्टिव पावर नहीं है और उनकी एडवाइस भी अगर वो दे देते हैं ना तो रेयरली ही उनकी एडवाइस को फॉलो किया जाता है। तो एक तो ये रीजन हो गया। इसके बाद प्रॉब्लम ऑफ इंटरनल ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, भाई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो ये एक इंटरनल प्रॉब्लम है। इसको भी रिजॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक इफेक्टिव मैकेनिज्म चाहिए। तो इफेक्टिव मैकेनिज्म इसी वजह से, या लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट जो है ना वो एक जरिया बनेगा हमें हमारा, जिससे हम करप्शन को कम कर पाएंगे, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी ला पाएंगे।
अब इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर हम बात करें तो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकपाल को इसीलिए ही बनाया गया था। ये एक लैंडमार्क मूव साबित हुआ हिस्ट्री के अंदर जो इंडियन पॉलिटी की है, जिसने ऑफर्ड किया अ सॉल्यूशन जिसमें नेवर एंडिंग मीनेस ऑफ करप्शन को ये यहाँ पर कम करने के लिए बेसिकली कुछ एफर्ट्स किए गए इस एक्ट के थ्रू। अच्छा, इसके बाद अब देखते हैं हम बैकग्राउंड। तो ये तो हमने जनरल देख लिया कि हमने क्यों पास किया इस एक्ट को, जनरल है, इसमें कुछ ज्यादा डिटेलिंग में नहीं है जो एग्जाम में आएगा। सिंपल है, मैड एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा था, एडवाइजरी बॉडीज कई सारी थी बट इफेक्टिव पावर नहीं थी, और ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। एक अथॉरिटी की जरूरत थी एस्टैब्लिश करने की, लोकपाल एंड लोकायुक्त को आपने एस्टैब्लिश किया और ये एक लैंडमार्क मूव बना हिस्ट्री के अंदर। इसके बाद अब देख रहे हैं हम बैकग्राउंड ऑफ देयर फॉर्मेशन। अब बैकग्राउंड क्या है, तो ये मैंने पहले ही बता दिया था। स्वीडन के अंदर इस कॉन्सेप्ट का ओरिजिन हुआ ओम्बुड्समैन का। कौन से ईयर में हुआ, याद रखना है आपने, 1809 के अंदर। 1809 के अंदर ओम्बुड्समैन का कॉन्सेप्ट, इंस्टीट्यूशन ऑफ ओम्बुड्समैन का इनॉग्रेट किया गया ऑफिशियली स्वीडन के अंदर। इंडिया के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल ओम्बुड्समैन पहली बार प्रपोज किया गया था, लाया नहीं गया था, सिर्फ प्रपोज किया था। किसने किया था, लॉ मिनिस्टर ने किया था। साथ ही साथ आपको नाम भी याद रखना है, अशोक कुमार सेन। अशोक कुमार कोई हीरो है ना, तो समझ लो करप्शन को हटाने के लिए कौन आया, हीरो आया है सामने। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो 1960s के अंदर, ये आपको याद रखना है। बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, वो अलग बात है। इसके बाद ये जो टर्म है लोकपाल और लोकायुक्त, ये किसने कॉइन करी थी, किसने ये शब्द दिया इसको। जैसे स्वीडन के अंदर हमने देखा क्या टर्म यूज किया जाता था, ओम्बुड्समैन। इंडिया के अंदर अलग शब्द हमने इस्तेमाल करे, बट ये शब्द का जनक कौन था, बेसिकली फादर कौन था, तो वो थे डॉक्टर LM सिंघवी। ठीक है, डॉक्टर LM सिंघवी। इसके बाद 1966 में पहली एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन को बनाया गया रिकमेंड करने के लिए। मतलब जो कमीशन बनाई गई थी ना, उन्होंने भी यही रिकमेंड करा कि भाई एक दो इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज को आपको एस्टैब्लिश करना चाहिए, एक स्टेट लेवल पर, एक सेंट्रल लेवल पर। तो दोनों लेवल पर आप अलग अलग इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज को एस्टैब्लिश कर दो, जो कि क्या करेंगे, जो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है, जो भी पब्लिक फंक्शनरीज हैं, उनके अगेंस्ट अगर कोई कंप्लेंट आएंगे तो वो उनको रिजॉल्व करेंगे, और इसके अंदर MPs भी इंक्लूड होंगे। और इसके बाद 1968 के अंदर जो लोकपाल बिल है वो पास हो गया था लोकसभा के अंदर, बट लैप्स हो गया। क्यों, क्योंकि लोकसभा जो है डिसॉल्व हो गई थी। और इसी बीच लोकसभा के अंदर कई बार ये जो लोकपाल बिल है इसको डिसॉल्व या इसको लैप्स करना पड़ा, मतलब ये पास नहीं हुआ। 2011 तक 2011 तक टोटल 8 अटेम्प्ट किए गए इस एक्ट को पास करने के, बट सभी फेल हो गए। ये जो लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट है ये नहीं आ पाया ना। तो हम देखें अगर शुरुआत इंडिया के अंदर कब से हो गई थी, 1960s से ये शुरुआत हो गई थी। 1966 के अंदर फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन को बनाया गया, उनका गठन किया गया, और उस कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दी कि भाई स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल दोनों लेवल्स पर आप अलग अलग इंडिपेंडेंट अथॉरिटी को बना दो। लेकिन अभी तक 2011 आ गया, अभी तक 8 अटेम्प्ट किए गए, लेकिन अभी तक कोई भी इस तरीके की अथॉरिटी को नहीं लेकर आ पाए, नहीं एस्टैब्लिश कर पाए। 2002 के अंदर क्या हुआ, कमीशन ने क्या किया, कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेडेड बाय NM वेंकटाचल्या। तो वेंकटाचल जो कमीशन के हेड थे वो कौन थे, MN वेंकटाचल्या। उन्होंने रिकमेंड करा अपॉइंटमेंट ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्ता, एंड ऑल्सो ये भी रिकमेंड करा कि जो PM है उनको हमें इस एम्बिट से बाहर रखना चाहिए, यानी कि ये जो हम पब्लिक फंक्शनरीज की बात कर रहे हैं इसमें PM को हमें इंक्लूड नहीं करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को इंक्लूड नहीं करना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में ये चीज पूछी जा सकती है कि कमीशन के हेड कौन थे जिसने इस तरीके की रिकमेंडेशन दी थी। फिर एक तरीके से क्वेश्चन पूछ लेंगे कि बताइए कि कमीशन के हेड जिसमें ये थे MN वेंकटाचल्या थे, उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया था कि क्या PM को इंक्लूड करना है एम्बिट के अंदर या एक्सक्लूड करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, प्लस साथ ही साथ ईयर भी पूछा जा सकता है, कौन से ईयर के अंदर ये रिकमेंडेशन दी थी कमीशन ने।
इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 2005 के अंदर, यहाँ पर आ जाती है हमारी सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, जिसके चेयरमैन थे या जिसको हेड कर रहे थे कौन, वीरप्पा मोइली। इन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि भाई हमें देरी नहीं करनी चाहिए लोकपाल को एस्टैब्लिश करने में, हमें जल्दी से जल्दी इसको एस्टैब्लिश कर देना चाहिए। 2011 के अंदर जो गवर्नमेंट थी उन्होंने फॉर्म करा एक ग्रुप, कई सारे मिनिस्टर्स ने आपस में मिलकर ग्रुप बना लिया, जिसके चेयरपर्सन कौन थे, प्रणब मुखर्जी। एंड इन्होंने क्या किया बेसिकली, भाई इन्होंने भाई मेजर देने के लिए ही या सजेशन देने के लिए ही कि भाई हम करप्शन को किस तरीके से स्टॉप कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, उस तरीके से एग्जामिन करा इन्होंने। एंड द प्रपोजल ऑफ लोकपाल बिल इन्होंने एक तरीके से बनाया और उसको एग्जामिन भी करा, भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसको क्या ये सही रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो 2011 में इस तरीके का इन्होंने एक्ट किया। इसके बाद इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट चला। तो इस मूवमेंट को लीड किसने किया, अन्ना हजारे ने। इन्होंने प्रेशर दिया यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस को। तो बेसिकली ये पॉलिटिकल अलायंस है, गवर्नमेंट एट द सेंटर, एंड रिजल्टेड इन द पासिंग ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्ता बिल 2013। इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट लीड किसने किया, अन्ना हजारे ने किया। ये मूवमेंट की वजह से जो अन्ना हजारे ने चलाया था, इसकी वजह से सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ गया, और प्रेशर पड़ने की वजह से क्या रिजल्ट निकला या क्या आउटकम निकला कि लोकपाल एंड लोकायुक्ता बिल को पास कर दिया गया दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर। एंड इस एक्ट ने प्रेसिडेंट की असेंट रिसीव करी 1 जनवरी 2014 को, एंड ये फोर्स में आया 16 जनवरी 2014 को। तो 1 जनवरी याद रख ही सकते हैं आप, और दूसरी तरफ है 16 जनवरी। तो इस तरीके से आप याद रख लीजिए अगर किसी का जन्मदिन आता है या कुछ इस तरीके का। अच्छा, अब ये भी याद रखना है 2013 का ये बिल है या 2013 का ये एक्ट है, बट एनफोर्स कब हुआ या प्रेसिडेंट की असेंट कब मिली, 2014 में मिली, आपको याद रखनी है। So that's it for now. Thank you so much for watching. See you in my next video.